पहली एप्लीकेशन है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो है फोटोकॉपियर। जी। फोटोकॉपियर को एक और नाम से पुकारा जाता है, और वो है जीरोग्राफी। जेरोग्राफी। हाँ। जी। तो जीरोग्राफी जो है ना, वो असल में दो वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड से। एक जीरोस और दूसरा ग्राफोस। तो जीरोस का मतलब होता है ड्राई, जबकि ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। तो जीरोग्राफी का क्या मतलब हुआ? ट्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग। ठीक है। तो जी। जीरोग्राफी असल में वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटो कॉपिंग इज कॉल्ड जीरोग्राफी। तो जी। इसमें एक टर्म इस्तेमाल होने वाली है इस टॉपिक में। अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फोटो कॉपियर काम कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग। ठीक है। जी। अच्छा जी, वो डिवाइस जो जीरोग्राफी के पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है उसको फोटो कॉपियर कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एक, आपने कभी इंसुलेटर और कंडक्टर्स का के बारे में पढ़ा होगा? क्या होते हैं इंसुलेटर्स? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते थे या करंट को पास नहीं करने देते, हाँ जी, वो इंसुलेटर्स होते हैं। और कंडक्टर्स जो जो अपने करंट को पास करने देते हैं। शाबाश। लेकिन हमारे इस टॉपिक में एक टर्म आने वाली है, और वो टर्म है फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो लाइट की मौजूदगी में तो एज अ कंडक्टर बिहेव करे। ठीक है। ओके। जब वो डार्क जी। में हो, अंधेरे में हो, लाइट की एब्सेंस में हो, वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करे। समझ में ठीक आ रही है बात? है। जी। वो कंडक्टर कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जी। बट इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर व्हेन देयर इज द मटेरियल इज इन डार्कनेस। डार्क। और आपकी बुक में एक मटेरियल का नाम दिया हुआ है, सिलीनियम। जी। सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। ठीक है। जी। सिलीनियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फोटो कंडक्टर। तो अब हम चलते हैं इस फोटोकॉपियर की वर्किंग की तरफ, कि ये काम कैसे करता है। और वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे एक डायग्राम की मदद से। जी, ये वो डायग्राम है जो हमें एक डॉक्यूमेंट की अच्छा। कॉपी होते हुए दिखा रहे हैं। जी। सबसे की जो पार्ट है ना इसका, वो है ये ड्रम। ड्रम जो है ना, वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अब अच्छा। एल्यूमिनियम के बारे में आप जानती हैं कि एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, जी। जबकि इसके ऊपर एक कोटिंग की हुई है। इस ये जो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में जो कलर नजर आ रहा है, क्लेरी कलर का जो मटेरियल नजर आ रहा है, वो है सिलीनियम। ये क्या है? अच्छा। सिलीनियम। सिलीनियम। तो अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर है और सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। सिलीनियम क्या है? एक फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर है। तो इस एल्यूमिनियम को दिया जाता है नेगेटिव चार्ज। सही है। जी। और सिलीनियम को दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम के ऊपर उस वक्त तक रहेगा जब तक ये पूरे का पूरा सिलीनियम डार्क में है, यानी कि उसके जी। ऊपर लाइट नहीं पड़ रही। तो जब तक वो इंसुलेटर है उस वक्त तक उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा। हम्म। जी। अगर उसके ऊपर लाइट पड़ना शुरू कर दे, लाइट इंसिडेंट करवाएं हम उस सिलीनियम के ऊपर समहाउ, तो सिलीनियम के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी वो एक कंडक्टर बन जाएगा, और कंडक्टर बनते ही उसका पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर से कंडक्ट करके एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज के पास आकर न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब ये वो पेज है जिस पेपर की हमें कॉपी चाहिए। और यहाँ पर ये वाइट कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये जिसकी पूरी पिक्चर यहाँ पे नहीं है, ये वो पेपर है जिस पेपर के ऊपर हमें कॉपी चाहिए, ऑन विच कॉपी इज टू बी ऑब्टेन्ड।
ये वो वाला पेपर है, सही है। जी। तो अब होता क्या है, होता यह है कि इस मटेरियल से, ये जो आपको एक ब्लॉक टाइप नजर आ रहा है, ये एक लैंप है। क्या चीज है? लैम्प। जो क्या करेगा, अपने अंदर से लाइट एमिट करेगा, वो लाइट इंसिडेंट होगी इस पेपर के ऊपर और रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर के ऊपर, और इस मिरर ने वो सारी की सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट करनी है इस सिलीनियम के ऊपर। अब इस पेज के उस हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सिलीनियम तक पहुंच जाएगी जहां पर इस पेपर के ऊपर वाइट कलर है। जहां पर ब्लैक कलर का ए लिखा हुआ है वहां पर, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी। लाइट कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी? जो व्हाइट स्पॉट्स हैं पेपर के, जहां पर ब्लैक कलर की राइटिंग हुई हुई है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट नहीं आएगी। तो जहां जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो यहाँ इस मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सिलीनियम के ऊपर इंसिडेंट होगी, सिलीनियम के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो उन उन हिस्सों पर से सिलीनियम का पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम के कंडक्टर बनने की वजह से एल्यूमिनियम तक पहुंच जाएगा। इस लैंप से लाइट इंसिडेंट हुई पेपर पर, जी। और पेपर के उन हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई जिन हिस्सों, जो जो हिस्से वाइट कलर के थे। ठीक है। ठीक है। लाइट वाइट कलर के हिस्सों से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर तक पहुंच गई। ठीक है। और इस मिरर ठीक है। ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया इस सिलीनियम की तरफ। अब सिलीनियम के वो हिस्से बन गए कंडक्टर जिन हिस्सों पर ये वाली लाइट आकर पड़ी, ठीक है। और वो हिस्से जहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, वो उन हिस्सों पर सिलीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बाकी रह गया। जब वो सिलीनियम कंडक्टर बन गया था इस लाइट के पड़ने की वजह से, उस उन वाले हिस्सों से तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया। उन हिस्सों का पॉजिटिव चार्ज बाकी रह गया जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आई। अब वो हिस्से जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, वो हिस्से असल में एक ए शेप की शील्ड के तौर पे मौजूद है इस सिलीनियम के ऊपर। लेट मी प्ले अ वीडियो फॉर यू। ठीक है, इस वीडियो को देखें आयशा। जी। ये वो पेपर था। अब वीडियो नजर आ रही है? जी। जी। देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लैंप से लाइट इंसिडेंट हो रही है पेपर पर, पेपर से रिफ्लेक्ट हो रही जी। है मिरर पर, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है सिलीनियम पर, है ना। जी। अब सिलीनियम के ऊपर अभी आपको सारे पूरी के पूरे सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं। जी। लेकिन जैसे ही ये पेपर स्कैन हो जाएगा, पूरे का पूरा पेपर स्कैन हो जाएगा, अभी वीडियो में आगे चल के देखें, ये पूरे का पूरा पेपर जब स्कैन होगा, तो अब इस ड्रम के ऊपर आप देख सकते हैं कि अच्छा। पॉजिटिव शेप में, पॉजिटिव फॉर्म में वो जी। जी, समझ लिखा आ हुआ है। गई। समझ में आ गई ना बात? जी। यहाँ से आगे सुने, यहाँ से आगे क्या होगा, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला ऊपर का एक रोलर सा नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये इसमें है जी। ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडर जिसको टोनर कहते हैं। ठीक है। वो टोनर स्प्रिंकल किया जाएगा, बखेरा जाएगा इस पूरे सरफेस के ऊपर, सिलीनियम के सरफेस के ऊपर। लेकिन वो ब्लैक कलर का टोनर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि टोनर को दिया जाता है नेगेटिव चार्ज, बाकी हिस्सों से वो नहीं चिपकेगा। सही है। ओके। अभी देखें गौर से, ये नेगेटिव, ये ब्लैक कलर का टोनर बिखेरा जा रहा है ना इसके ऊपर। जी। जी। तो अब देखें, ब्लैक कलर के टोनर के फॉर्म में हमें ए लिखा हुआ मिल गया, है ना। जी। जी। अब क्या होगा, अब इस वाले पेपर को जिसके ऊपर हमें कॉपी चाहिए, उसको इंटर करवाया जाएगा। ठीक है, देखें, और जब वो पेपर बाहर आएगा इस साइड से, तो उसके ऊपर वो ए लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। तो पेपर के ऊपर ये परमानेंट इंप्रेशन हमें हासिल क्यों होता है, वो जीरोग्राफी वाली बात यहाँ पर मिस करके इस वाली वीडियो में, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर ना इस साइड पे, इधर दो हीटिंग रोलर्स लगे हुए जी। होते हैं। तो जैसे ही ये वाला पेपर यहाँ से एंटर होता है ना, इसके ऊपर वो ब्लैक कलर का टोनर इसके ऊपर आता है। तो जब वो हीटिंग रोलर के अंदर से गुजरता है, तो हीटिंग रोलर का काम है कि उस ब्लैक कलर के टोनर को पिघलाकर पेपर के सरफेस के अंदर
जल्द करवा देना और सुखा देना। तो जब ये यहाँ से जी। पेपर बाहर आता है तो वो ब्लैक कलर का टोनर पिघल के इसके अंदर जल्द भी हो चुका होता है और बिल्कुल सूख भी चुका होता है, ड्राई भी हो ठीक चुका है। होता है। तो इस वजह से इसको जीरोग्राफी का नाम दिया गया था, ड्राई राइटिंग का नाम दिया गया था। दैट्स हाउ आर फोटोकॉपियर वर्क्स। उससे नेक्स्ट जो है ना आयशा, वो है क्या, एक लेजर। लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर और फोटोकॉपियर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अच्छा। वहां पर जो थी ना, ऑर्डिनरी लाइट यूज हुई थी पेपर को स्कैन करने के लिए, यहाँ पर लेजर लाइट यूज हुई। बाकी पूरा प्रोसेस जो है ना वो उस जैसा ही है, फोटोकॉपियर जैसा ही है। सिर्फ इतना सा फर्क है, लेजर की वजह से हासिल होने वाली अच्छा। जो फोटोकॉपी है वो ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ऑर्डिनरी लाइट की वजह से हासिल होने वाली कॉपी इतनी क्लियर नहीं होती। उससे नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है? ये प्रिंटर है जो, मिसाल के तौर पे मैं एक पेपर कंपोज करता हूँ आपके लिए अपने लैपटॉप पे, मुझे अब उसकी हार्ड फॉर्म में प्रिंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप को किसी प्रिंटर से कनेक्ट करके उसको कमांड दूंगा कि हाँ जी मुझे प्रिंट करके दो। तो वो प्रिंटर जिस तरह से काम करेगा उसकी वर्किंग यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी बना रहा था फोटोकॉपी, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट फॉर्म से हार्ड फॉर्म में हमें जी। कॉपी मिलेगी। अब ये काम कैसे करता है, इसके की कंपोनेंट्स पहले आपको पता होनी चाहिए। जो आपकी बुक के स्कोप के अंदर चीजें हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहले जो चीज है वो है ये इंक सप्लाई, इसको इंक सोर्स भी कहा जा सकता है। सबसे पहली चीज ये है, ठीक है। जी। फिर उसके बाद है एक पंप, उस पंप ने क्या करना है, इस इंक सोर्स से इंक को लेकर आगे पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? एक नोजल बनी हुई है, ये आपको नोजल नजर आ रही है, ठीक है। आप इन वर्ड्स को ना अभी फर्ज कर लें कि ये नहीं है, इस नोजल को देखें, अच्छा। ठीक है। इसको, इस नोजल तक इस पंप ने इंक सोर्स से इंक को लिया और इस नोजल तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब इस नोजल का काम क्या है? ये एज एन एटोमाइजर काम करती है। एटोमाइजर क्या होता है? एटोमाइजर असल में एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जो ऑयल को या पानी को या इंक को छोटे छोटे, ड्रॉपलेट्स में। हाँ जी। जी, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो ये नोजल भी कुछ ऐसे ही काम करती है, लेकिन वो स्प्रे नहीं करती, वो एक्सट्रीम की फॉर्म में हमें इंक को फैलाती है। वो अच्छा। इस तरह से स्प्रे नहीं करती, सिर्फ एक्सट्रीम प्रोवाइड करती है इंक, ठीक है। जी। अब क्या है, अब वो जो इंक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हमें हासिल हो गई वो दो सेट ऑफ इलेक्ट्रोड से गुजरती है। एक सेट ऑफ इलेक्ट्रोड को कहते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ये आपको दो प्लेट्स नजर आ रही है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये है। तो ये एक सेट ऑफ प्लेट है, इसको जी। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट अच्छा। है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। उससे नेक्स्ट क्या है? डिफ्लेक्शन प्लेट्स। एक प्लेट ये, रिफ्लेक्शन एक प्लेट्स। प्लेट ये। और यहाँ पर वो पेपर है जिस पेपर पे हमें अपना प्रिंट चाहिए, ठीक है। जी। और इसी रिफ्लेक्शन प्लेट के साथ बिल्कुल एक छोटा सा ये इंक गटर कहते हैं इसको, इंक कलेक्टर कहते हैं, इंक कैचर कहते हैं। मतलब वो वाली इंक जो यूजलेस इंक होगी, जिसने इस पेपर पे प्रिंट नहीं देना, वो वाली इंक यहाँ पर गिरेगी। और फिर बाद में ना इसको अच्छा। जोड़ा जाता है इंक सोर्स के साथ, ये कनेक्शन भी होता है। इंक गटर ओके। डायरेक्टली जुड़ा होता है इंक सोर्स के साथ, तो वो यूजलेस इंक वापस दोबारा इंक सोर्स के पास आ जाती है और फिर उसको दोबारा से रिसाइकल कर देता है, ठीक है। ओके। तो अब होता क्या है, ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ना, इसको कनेक्ट किया जाता है चार्ज ड्राइव के साथ। चार्ज ड्राइव क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जिस कंप्यूटर पे हमने पेपर कंपोज किया हुआ है। अच्छा। तो जैसे ही हमने इस कंप्यूटर को कमांड दी कि हाँ जी हमें एक प्रिंट दो, तो ये चार्जिंग जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। अब इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है? चार्जिंग इलेक्ट्रोड का काम है इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना, ठीक है। इसके अंदर से गुजरने वाले जो जी। ड्रॉपलेट्स है ना, इंक के ड्रॉपलेट्स, उनको चार्ज करना। अब ये कंप्यूटर इसको कमांड देगा कि कब आपने इंक को चार्ज करके अपने अंदर से गुजरने देना है और कब बगैर चार्ज किए गुजरने देना है, ठीक है। अच्छा। तो जब इसके अंदर से इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज होकर गुजरेंगे तो वो चार्ज होने के बाद इस डिफ्लेक्शन प्लेट्स की वजह से डिफ्लेक्ट होंगे और इंक गटर के अंदर गिर जाएंगे, पेपर तक नहीं पहुंच पाएंगे और कोई प्रिंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन जब कंप्यूटर कमांड देगा कि हाँ जी अब आपने अपने अंदर से विदाउट एनी चार्ज ड्रॉपलेट्स को गुजरने देना है, तो वो बगैर किसी चार्ज के ड्रॉपलेट इसके अंदर से गुजर जाएंगे और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे और सीधा डायरेक्ट जाके स्ट्राइक करेंगे पेपर की सरफेस को, और वहां पर पेपर का प्रिंट, मतलब प्रिंट हासिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। जी। तो अब ये जो नोजल है, ये ना हमारे उस सरफेस के ऊपर, उस पेपर के सरफेस के ऊपर जिस पेपर के ऊपर हमें प्रिंट चाहिए,
उस पेपर के सरफेस के ऊपर इस तरह बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है, आगे पीछे वाइब्रेट करती रहती है यू। ठीक है। अच्छा। तो अब मिसाल के तौर पे हमें इस पेज पे इस तरह से एक बड़ा सा ए लिखा हुआ चाहिए। कंप्यूटर के जरिए हमने जो पेज पे वहां पे लिखा हुआ है ना, उसको हमने प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है। जी। तो अब जरा गौर से सुने कि जब नोजल यहाँ से मूव करना शुरू करेगी यहाँ तक, तो इस पॉइंट 1 से इस पॉइंट 2 तक पेज के ऊपर इंक हमें नहीं चाहिए, कोई प्रिंट नहीं चाहिए। समझ रही है बात? अच्छा। जी। तो उस वक्त इस कंप्यूटर सिस्टम ने इस इलेक्ट्रोड को कमांड दी हुई होगी कि आपने पेपर तक इंक को पहुंचने से रोकना है। ठीक है। जी। और वो क्या करेगा, यहाँ से गुजरने वाली इंक को चार्ज करके गुजारेगा और वो डिफ्लेक्ट होके गटर के अंदर गिरती रहेगी, कलेक्टर के अंदर गिरती रहेगी, पेपर तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है। ठीक है। जैसे ही इस ए पार्ट का ये वाला हिस्सा, वो नोजल इसके ऊपर से गुजरेगी यहाँ से, उस वक्त हमें पेपर की सरफेस पे इंक चाहिए होगी। ठीक है। तो यहाँ से विदाउट जी। एनी चार्ज वो इंक गुजर जाएगी और पेपर की सरफेस के ऊपर जाकर टकराएगी, और उस ए का ये छोटा सा ए पार्ट लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। और नोजल यहाँ से आगे की तरफ मूव करेगी, फिर थोड़ा नीचे होकर फिर वापस आएगी, फिर इस ए का छोटा सा ये वाला हिस्सा चार्ट वो प्रिंट हुआ हुआ मिलेगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा ए हमें पेज की सरफेस के ऊपर लिखा हुआ मिलता है, बजाय ये कि हम फौरन से इसका प्रिंट हासिल कर लें। तो ये नोजल आहिस्ता अच्छा। आहिस्ता इस तरह से प्रिंट करती भी जाती है पेज के ऊपर राइटिंग को। ठीक है। जी। तो दैट्स हाउ आर प्रिंटर वर्क्स। तो बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो इसके कंपोनेंट्स के नाम पता होने चाहिए, और उनका काम क्या है, और ये प्रिंट कैसे प्रोवाइड करती है। इसके जरिए से ना इंकजेट प्रिंटर से हम कलर प्रिंट्स भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। जी। आजकल हमें जिस किस्म के मर्जी कलर प्रिंट्स मिल जाते हैं मार्केट से, वो कलर प्रिंटर्स के जरिए ही मिलते हैं। ठीक है। और वो असल में इंकजेट जी। प्रिंट जी। है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक। तो इनको प्रिपेयर करें, उससे नेक्स्ट हमारी एक वो एग्जाम्पल है। तो वो एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर एग्जाम्पल सॉल्व ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। वैसे वो इतनी अच्छा। डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। जी। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप जरा बुक की तरफ मुतवज्जो हो ना। जी, खोली थी। A metallic sphere of अच्छा। diameter 40 centimeter carries a charge of 600 microcoulomb. Find the electric field intensity. दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस स्फीयर एंड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। चलें, जी। ये देखें, ये वो चार्ज है, एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज मौजूद है। उस स्फीयर का डायमीटर हमें बताया हुआ है। ठीक है। और वो डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। जी। ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है इस स्फीयर के सेंटर से कोई 60 सेंटीमीटर के फासले पर, 60 सेंटीमीटर के फासले पर कोई एक पॉइंट है, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उसको हम E1 का नाम दे देते हैं। और इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, E2। ये दो इलेक्ट्रिक जी। फील्ड इंटेंसिटीज फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें बताया हुआ है कि इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है क्यू, वो चार्ज 600 माइक्रो कॉलम है। जी। ठीक है। तो ये जो 40 सेंटीमीटर है, ये रेडियस नहीं है, ये डायमीटर है। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय 2। हाँ, तो हमारे पास कितना रेडियस आ जाएगा, 20। 0.2। अच्छा। 20 जी। सेंटीमीटर हाँ जी, जिसको बाद में मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है। जी। तो रेडियस का हमें पता चल गया। और इसी तरह इस स्फीयर के सेंटर से इस पॉइंट का, पॉइंट लेट्स सपोज इसको मैं भी का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी हमें पता है, उसको हम R2 का नाम दे देते हैं। तो वो 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो वो 0.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें E1 जी। के लिए भी डिस्टेंस पता है और E2 के लिए भी डिस्टेंस पता है, 0.2। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जी। Q/R²। है ना? जी, कर सकते हैं। जी। तो इस के की वैल्यू भी आपको पता है, जबकि इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 600 माइक्रो कॉलम, जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम कॉलम्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जी। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है,
10⁻⁻6 वाट। जी माइक्रो की अच्छा वैल्यू होती है जी 10⁻⁻6। हाँ तो ये जी कॉलम्स जी में वैल्यू क्यू की आ गई, और आर की वैल्यू दोनों के लिए E1 और E2 के लिए हमें आर की वैल्यूज भी पता है, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, जी तो applications of electric statics का टॉपिक कंप्लीट हुआ, एंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज ऑल्सो गॉट है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज।